दोस्तों नमस्कार। सिस्टम को उंगलियों पर नचाना सीख लीजिए, फिर आप तानाशाह हो नहीं सकते हैं, क्योंकि सिस्टम इस बात की इजाजत देता है कि वह कानूनी तौर पर सही ही होगा। तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति अगर सिस्टम को उंगलियों पर नचा सकता है, और अगर वो सरकार है, अगर वो साहिब है, और अगर वो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो फिर आप उन्हें तानाशाह कह नहीं सकते हैं, क्योंकि सिस्टम तो नौकरशाह चलाते हैं। और नौकरशाहों को उंगलियों पर कैसे नचाना है या नौकरशाही के भीतर खुद के सिस्टम को कैसे डालना है, यह हुनर मौजूदा वक्त की एक ऐसी हकीकत है, जब तक मामला अदालत तक जाता नहीं तब तक लगता है सब कुछ सिस्टम ही तो कर रहा है। और ध्यान दीजिए, बीते दिनों 2 केस ऐसे निकल कर आए जिसमें लगा सब कुछ तो सिस्टम का हिस्सा था। तो ऐसे में उंगलियों पर नचाने वाला शख्स और उसे कटघरे में खड़ा करना यह कैसे संभव है। लेकिन जब ईडी डायरेक्टर की नियुक्ति का मामला अदालत में पहुंचा, वह भी तीसरे एक्सटेंशन के बाद, तो दूसरे एक्सटेंशन के दौर को भी गैर कानूनी करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने। कहा कोई नियम नहीं है। यह एक अलग मसला है कि उसके बाद ईडी डायरेक्टर का एक्सटेंशन 15 सितंबर तक यह कहकर दे दिया गया कि सरकार कहती है कि देश की मान प्रतिष्ठा का सवाल है। तो क्या वाकई इस देश के भीतर में अलग अलग नौकरशाहों के जरिए एक ऐसा कॉकस बन गया है? इसको बताने से पहले एक केस और याद कर लीजिए। यह इलेक्शन कमिश्नर का केस है। जब उनकी नियुक्ति 24 घंटे के भीतर हो गई और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो उसके बाद यह सवाल खड़ा हुआ कि रॉकेट साइंस भी इस बात की इजाजत देता नहीं है। जिस पद को लेकर 6 महीने से कोई नहीं मिला, 24 घंटे के भीतर तुरंत फुरत एक व्यक्ति मिल गया, और उसके बाद उनकी नियुक्ति 24 घंटे के भीतर ही इलेक्शन कमीशन के तौर पर हो गई। और इलेक्शन कमिश्नर बनने के बाद जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ही तो सवाल किया और पूछा यही, अगर इस शख्स की नियुक्ति आप करते हैं तो फिर यह आप ही से सवाल कैसे कर पाएगा। और सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं था। तो ऐसे में नियुक्ति को लेकर नए नियम बनाए गए, जिसमें अगली बार से कोई भी इलेक्शन कमिश्नर जब बनेगा तो उसमें प्रधानमंत्री के साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजीआई, और उसके साथ साथ विपक्ष के नेता के तौर पर जो शख्स होगा उसकी भी मौजूदगी होनी चाहिए। और अगर वह विपक्ष के नेता के तौर पर उतने ताकतवर पॉलिटिकल पार्टी कोई निकल कर नहीं आई, तो जो सबसे बड़ी राजनीतिक दल है उसके नेता की मौजूदगी होनी चाहिए इस नियुक्ति को लेकर। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। इस देश के भीतर तो हजारों नौकरशाह हैं, लेकिन जब आप उन नौकरशाहों की अगुवाई यानी सबसे ऊपरी पद पर बैठे हुए शख्स की नियुक्ति खुद करते हैं और रिटायरमेंट के बाद उनको अगर एक्सटेंशन देते चले जाते हैं, और यह एक्सटेंशन 1-2 बार नहीं 5-5 साल तक खिंचते चला जाता है, तो एक सवाल निकलकर मौजूदा वक्त में खड़ा हो जाता है। इस देश के सबसे बड़े नौकरशाह कैबिनेट सेक्रेटरी, उनको भी तीसरा एक्सटेंशन मिल गया, यानी भारत की आजादी के बाद ये दूसरे शख्स हैं जो इतने लंबे कार्यकाल तक कैबिनेट सेक्रेटरी रहेंगे। कैबिनेट सेक्रेटरी का मतलब कमोवेश यही है कि हर दूसरे डिपार्टमेंट में जो सेक्रेटरी की नियुक्ति होती है या जो स्वायत्त संस्थाएं हैं उसमें जो नियुक्ति सबसे ऊपरी पद पर होती है, वहां पर भी कैबिनेट सेक्रेटरी की ही चलती है। और इस दौर में मोदी सत्ता की यह खासियत है, जो मामला अदालत तक पहुंच गया वहां सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। सरकार के लिए मुश्किल आई, सरकार ने उसके बाद कहा देश की मान प्रतिष्ठा का सवाल है या फिर कुछ नियम कायदे कहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी इस बात को बताता है कि जैसे ही मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है वैसे ही सरकार की पोल पट्टी खुल जाती है। 3 सवाल यहां पर सबसे बड़े खड़े होते हैं। पहला सवाल, वह कौन सी मजबूरी है कि सरकार किसी नौकरशाह को जब सबसे ऊपरी पद पर बैठा हुआ है उसे छोड़ना नहीं चाहती है। दूसरी बात, क्या सरकार अपने हिसाब से समूचे सिस्टम को अगर हाँक रही है तो वह नौकरशाह के जरिए उसने जो भी काम कराए हैं उसका काला चिट्ठा कहीं सामने ना आ जाए तो वह पद पर बना रहे।
और तीसरा सवाल है, इस दौर में कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से जो चेक एंड बैलेंस की स्थिति थी वह जब पूरे तरीके से खत्म हो गई, तो जब तक कोई अदालत नहीं पहुंचेगा और सुप्रीम कोर्ट उसकी संवैधानिक व्याख्या नहीं करेगा, तब तक सरकार क्या कर रही है यह पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि मौजूदा वक्त में जो भी सबसे ऊपरी पद पर बैठे हुए हैं, उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद एक्सटेंशन देकर चलाया जा रहा है, और जब आप उसके भीतर घुसेंगे तब आप समझ पाएंगे कि समूचे सिस्टम में सीवीसी का रोल अगर इस देश के नौकरशाहों पर नजर रखना होता है और सीवीसी की नियुक्ति खुद प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो फिर इस देश का नौकरशाह सीवीसी के तहत ही काम करेगा। यह एक प्रोटोकॉल है, लेकिन सीवीसी खुद प्रधानमंत्री के अनुकूल काम करेंगे। इस देश के भीतर में सीएजी का काम इस देश के तमाम सरकारी दफ्तरों और मिनिस्ट्री के भीतर जो भी पैसे का हेरफेर होता है उसको सामने लेकर आना है। लेकिन जब सीएजी की नियुक्ति प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो फिर यह मामला कैसे सामने आएगा? यहां एक सवाल आप खड़ा कर सकते हैं, क्या ऐसे पहले नहीं होता था? पहले होता था या नहीं होता था, लेकिन इस रूप में एक्सटेंशन कभी नहीं मिलता था। इस दौर में मौजूदा वक्त में आप देखिए तो ईडी डायरेक्टर एक्सटेंशन के साथ हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी एक्सटेंशन के साथ हैं, होम सेक्रेटरी गृह सचिव एक्सटेंशन के साथ हैं, डिफेंस सेक्रेटरी एक्सटेंशन के साथ हैं, फॉरेन सेक्रेटरी यानी विदेश सचिव एक्सटेंशन के साथ हैं, यहां तक कि वित्त सचिव के भी 2 बरस पूरे अप्रैल में हो गए हैं। अब सवाल है कि उसके बाद क्या? अलग अलग जगहों पर नौकरशाहों के जरिए पूरे सिस्टम को चलाना और समूचे सिस्टम को अपने अनुकूल कर लेना। हमें लगता है यहां पर एक उदाहरण और आपके जहन में आना चाहिए। इंदिरा गांधी ने कैबिनेट सेक्रेटरी उस दौर में हुआ करते थे, जिस बात को लेकर उन पर उंगली उठी थी वह थे बीडी पांडे। 2 नवंबर 1972 को उनकी नियुक्ति हुई। उनका टेन्योर खत्म हो रहा था, एक एक्सटेंशन दिया गया। उसके बाद देश में इमरजेंसी लग गई, एक एक्सटेंशन 3 एक्सटेंशन दे दिए गए, और 2 नवंबर 1972 से लेकर मार्च 1977 तक वह कैबिनेट सेक्रेटरी रहे इंदिरा गांधी के। उससे पहले या उसके बाद आपको ऐसा कोई शख्स मिलेगा नहीं, लेकिन अब मिलेगा, क्योंकि अब कैबिनेट सेक्रेटरी जो राजीव गौबा हैं, 2019 में उनकी नियुक्ति हुई थी और 2 बरस के बाद उनको अब तीसरा एक्सटेंशन दे दिया गया, यानी चुनाव के बाद तक वह बने रहें। और जब आप नौकरशाहों की समूची टीम को परखना शुरू करेंगे तो मोदी काल के भीतर का एक सच यह है कि यह जो पूरी की पूरी नौकरशाही की टीम उनके अनुकूल रहे, कोई आवाज नहीं उठाए, कोई किसी तरीके से सवाल नहीं करे। और अगर आवाज उठ रही है और सवाल खड़े हो रहे हैं तो इसके लिए अलग अलग तौर पर अलग अलग संस्थानों को संभाले हुए बड़े नौकरशाह तो बैठे ही हैं, जिनको निर्देश दिया जाएगा को इनको टाइट किया जाए। ईडी ने इस दौर में कितने आईएएस को टाइट किया है जो अलग अलग राज्यों में है, जो बीजेपी शासित राज्य नहीं है, या फिर जो बीजेपी शासित राज्य है वहां पर उन्होंने अगर किसी रूप में प्रतिकूल रणनीति अपना ली तो उन पर भी नकेल कसी जा सकती है। यही स्थिति सीबीआई के साथ भी रही है। सीबीआई ने बीते 5 बरस में यानी 2018 से लेकर 2022 तक 216 सिविल सर्वेंट्स जो थे उनके खिलाफ कार्रवाई की है, अलग अलग राज्यों में कार्रवाई की। आप यहां पर एक सवाल और कहेंगे कि सीबीआई और ईडी यह तो करप्शन का मसला है, तो आइए जरा एक एक करके अब सिलसिलेवार तरीके से उन परिस्थिति को पकड़िए जहां पर इस देश के भीतर में सीएजी मोदी सरकार के पूरे एस्पेक्ट को लेकर किसी तरीके से उस तरीके का किताब नहीं सामने ला पाती है जैसा कोयले घोटाले में आ गया, जैसा उस दौर में आइएगा तो 2G में आ गया, इस दौर में नहीं आती और तमाम रिपोर्ट्स आनी इस दौर में बंद हो गई। ईडी की फाइल हर बीजेपी के सामने, नेता के सामने जाकर थम जाती है, ठंडे बस्ते में चली जाती है, और उसके बाद जो पूरी फहरिस्त है वह तो सबके सामने है। लेकिन आज जिक्र उस सिस्टम का है, उन नौकरशाहों का है, जिसको लेकर अगर सुप्रीम कोर्ट के भीतर कोई आवाज हर नियुक्ति को लेकर उठाने लगे और उस नियुक्ति के मातहत जो काम हो रहे थे उसके लिए उदाहरण तो हम लोग 2 ही दे सकते हैं, क्योंकि मौजूदा वक्त में 2 ही मामले सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, एक ईडी डायरेक्टर का मामला था और दूसरा इलेक्शन कमिश्नर का मामला था। तो ईडी डायरेक्टर 5 साल तक बने रहे, दूसरे तीसरे
एक्सटेंशन के वक्त ही गैर कानूनी ठहरा दिया गया। उसके बाद आइए कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा 2019 से आए हैं, 2024 तक बने रहेंगे। होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला, यह भी 23 अगस्त 2019 को आए थे। होम मिनिस्टर इस दौर में अमित शाह हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। कैबिनेट सचिव से सीधा वास्ता प्रधानमंत्री का होता है। गृह सचिव का सीधा वास्ता गृह मंत्रालय और गृह मंत्री अमित शाह से होगा। इन दोनों की परिस्थिति 2019 से चली आ रही है। लेकिन इस दौर में चूंकि 2024 के चुनाव को लेकर सरकार की सांसें फूली हुई हैं और किसी रूप में धड़कनें अगर बढ़ी हैं, तो कैसी कार्रवाई किस रूप में किसके खिलाफ और कौन सी नीतियों को किस तरीके से लेकर आना है, यह सरकार को समझना है। और इसके पीछे जो कहते हैं कागज में चिड़िया बैठाई जाती है, यानी हस्ताक्षर किया जाता है, वह तो नौकरशाह का होता है। कैबिनेट सचिव की खासियत क्या है जो 5 साल तक रहे? अगर इससे ठीक पहले चले जाएंगे तो एक जहन में रखिए, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के आर्किटेक्ट यही थे, जिसमें धारा 370 अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जिसमें डिवीजन किया गया जम्मू कश्मीर और लद्दाख का लेकर। उसके बाद आइए कि जो 5-6 नाम हमने लिए, उसमें विदेश सचिव विनय क्वात्रा, यह भी मई 2022 से बने हुए, इनको भी एक्सटेंशन मिल गया। अब ये 2024 तक कंटिन्यू करेंगे। रक्षा सचिव गिरधर अरमने, यह भी कंटिन्यू करेंगे 2024 तक। वित्त सचिव टीएम सोमनाथन, 2 साल का कार्यकाल होता है जो अप्रैल में पूरा हो गया, अभी तक वो मौजूद हैं। और इस परिस्थिति के भीतर हमें लगता है एक पद और आपके जहन में आना चाहिए, सीबीआई डायरेक्टर का। सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा को काउंटर करने के लिए स्पेशल सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति आस्थाना के तौर पर हुई थी। दोनों के बीच का झगड़ा जग जाहिर है, और किस तरीके से आधी रात में सीबीआई हेडक्वार्टर में क्या ऑपरेशन सरकार ने किया, यह भी हर कोई जानता है। लेकिन सवाल यहां पर, उसके बाद से सीबीआई डायरेक्टर का पद एक सामान्य पद की परिस्थिति को जीने लगा और ईडी डायरेक्टर एक झटके में सक्रिय हो गए। यह खुद सरकार के डॉक्यूमेंट जो पार्लियामेंट के भीतर बताए गए वो कहते हैं। यानी 5 साल के भीतर में अगर सभी नौकरशाह उसी रूप में काम करते रहें जिस रूप में सरकार काम कर रही है, तो उन्हें कोई खौफ नहीं होता है कि अगर उनके हाथों कोई गलत पॉलिसी निकल जाए, या गलत पॉलिसी का मतलब यह है कि सरकार के अनुकूल पॉलिसी बन जाए, तो उन्हें कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकार साथ में खड़ी है। और शायद इसीलिए अगर पुरानी परिस्थिति को देखिएगा, जब तक ईडी सक्रिय नहीं हुई थी, तो महाराष्ट्र के भीतर 39 नौकरशाहों के खिलाफ सीबीआई कार्रवाई करती है, जम्मू कश्मीर के 22 नौकरशाह के खिलाफ सीबीआई कार्रवाई करती है, दिल्ली के 21 नौकरशाहों के खिलाफ सीबीआई कार्रवाई करती है, कर्नाटक के 14 नौकरशाह, बिहार के 12 नौकरशाह, उत्तर प्रदेश के 17 नौकरशाह, तमिलनाडु के 11 नौकरशाह, गुजरात, हरियाणा, केरल 9 नौकरशाह, पंजाब के 8 नौकरशाह, राजस्थान के 8 नौकरशाह, तेलंगाना के 8 नौकरशाह। इन पर जो कार्रवाई होती है और जिस रूप में होती है, इनसे जब कार्रवाई के बाद सवाल पूछा गया, तो इन्होंने हर का जो एवरेज निकालिएगा उसमें यही था कि वह सरकार के अनुकूल काम नहीं कर रहे थे। कुछ जगहों पर मामला करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के भी निकल कर आए, जिसको ईडी ने अपने हाथ में ले लिया। लेकिन अब इसके बाद अगली परिस्थिति यह आती है कि दरअसल इन सबों की जो नियुक्ति होती है, मसलन इसमें एक नाम सीएजी का लीजिए। सीएजी फिलहाल मुर्मू है, जो 2001 से गुजरात में नियुक्त हुआ करते थे और 2004 में दंगों के बाद कहते हैं वो दंगों की फाइल तैयार करते थे। लेकिन बहरहाल वो कैबिनेट सेक्रेटरी तय करते हैं, एक लिस्ट तैयार करते हैं कि कौन होगा अगला सीएजी। वो फाइनेंस मिनिस्टर को भेजा जाता है, फाइनेंस मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के पास चीज़ों को रखते हैं और वो प्रेसिडेंट के पास चला जाता है। इस दौर में पूरी तरीके से मामला पीएमओ ही तय करने लगा कौन सीएजी होगा, तो 2020 में मुर्मू साहब सीएजी बन गए। सीवीसी की नियुक्ति कैसे होती है, जिनके मातहत बड़ी तादाद में नौकरशाहों को उस प्रोटोकॉल के तहत काम करना पड़ता है या सीवीसी की निगरानी में रहते हैं, कोई इधर से उधर ना। और सीवीसी की नियुक्ति ही जब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अपोजिशन लीडर करे, तो सीवीसी की नियुक्ति में अपोजिशन लीडर इस रूप में लोकसभा के भीतर नहीं है, और चूंकि अगर हो भी तो भी 2:1 के रेशियो में तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जिसे चाहेंगे उसकी नियुक्ति हो जाएगी। आरबीआई गवर्नर क्या होता है? आरबीआई गवर्नर के मार्फत अगर चीज़ों को समझिएगा तो एक लिहाज से फाइनेंस मिनिस्ट्री रेकमेंड करती है, प्रधानमंत्री उस पर मोहर लगा देते हैं।
हर पद को लेकर ध्यान दीजिए, एक्सटेंशन दिया गया, लंबे समय तक बने हुए हैं। सरकार की नीतियां इस दौर में चाहे गड़बड़ाती चली गई हो, और आरबीआई गवर्नर का जिक्र यहां इसलिए करना जरूरी है क्योंकि उसके लिए एक पूरी कमेटी होती है जिसको हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी। इसमें भी कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, इसमें आरबीआई गवर्नर की मौजूदगी मानी जाती है जो पहले से होते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी होते हैं, वह भी लंबे समय से चले आ रहे हैं। 2 इंडिविजुअल मेंबरान होते हैं जिसकी नियुक्ति सरकार अपने तौर पर करती है। ये तैयार करती है लिस्ट, फाइनेंस मिनिस्ट्री को देती है, फाइनेंस मिनिस्टर उसको प्रधानमंत्री को सौंप देते हैं। अब सवाल यह है कि आरबीआई के इस दौर के गवर्नर के दौर में ही बैंकिंग सेक्टर कैसे चरमराया, अब यह बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले क्यों कमजोर हुआ, यह भी बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। महंगाई को लेकर जो सवाल थे, यह भी बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और देश की इकोनॉमी का हाल, दरअसल ये सारी चीजें आरबीआई के अधीन आती है, उसी की जिम्मेदारी है इन चीजों को संभालना। लेकिन आरबीआई गवर्नर, सबसे बेस्ट गवर्नर इस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए है, तो उनको कौन हटाएगा, कैसे हटाएगा? कमोवेश यही स्थिति इलेक्शन कमिश्नर जो अरुण गोयल की फाइल 24 घंटे में तेजी की रफ्तार से जब चलती चली गई तो एक सवाल खड़ा हुआ था सुप्रीम कोर्ट के सामने में, ये कैसे हो रहा है? लेकिन उसके बाद नए नियम कायदे लाए गए नई नियुक्ति को लेकर, लेकिन इनकी नियुक्ति को रहने दिया गया। यह अलग मसला है कि 2 दिन पहले इनकी नियुक्ति को लेकर कि यह कमिश्नर ना बन जाए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाए, यह आवाज उठाई जिसको जस्टिस संजीव खन्ना ने खारिज कर दिया। जस्टिस संजीव खन्ना का जिक्र यहां इसलिए भी जरूरी है, जब डीवाई चंद्रचूड़ हटेंगे तो यह नेक्स्ट सीजीआई बनने वाले हैं। तो 2024 तक की परिस्थिति के भीतर सुप्रीम कोर्ट के भीतर जितने भी मामले जाते हैं उन मामलों की संवैधानिक व्याख्या ही होती है, क्योंकि हर मामला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को सौंप दिया जाता है और उसके बाद सरकार समझ जाती है कि उसने गलत किया है। तो क्या ये पूरे के पूरे सिस्टम को उंगलियों पर जो नचाने की परिस्थिति है, क्या ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है? और यह कहा जा सकता है कि कोई चेक एंड बैलेंस बचा ही नहीं है, क्योंकि एक के बाद एक, खास तौर से 4 नाम का जिक्र यहां इसलिए, या 4 पदों का जिक्र इसलिए, ईडी ने क्या किया देश के भीतर में, सत्ता के अनुकूल राजनीति करने की दिशा में अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। सीएजी ने क्या किया इस दौर में? सीएजी ने सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मोदी सरकार को लेकर कोई ऐसी रिपोर्ट दी ही नहीं जो कि इससे पहले लगातार देती थी। एवरेज 4 रिपोर्ट हर साल में आ जाती थी, अब 5 बरस में 4 रिपोर्ट आ जाए तो भी बड़ी, लेकिन उन सब के बावजूद भी यह जो रिपोर्ट फाइल करते हैं वो स्टेट्स की रिपोर्ट ज्यादा फाइल होती है। चाहे वो छत्तीसगढ़ की हो जो कि 21 जुलाई को रखी गई, या उसके बाद 4 तारीख को महाराष्ट्र की रिपोर्ट रखी गई सीएजी की जरिए। लेकिन रिपोर्ट क्या है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीएजी का मतलब लोगों के जहन में अभी भी 2G स्कैम है, अभी भी कोयला स्कैम है। लेकिन 4 तारीख को जो रखी गई इस अगस्त के महीने में महाराष्ट्र की रिपोर्ट, उसमें है कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कॉलरशिप स्कीम ऑफ अदर बैकवर्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट, उसको लेकर है। यह भी सरकार की राजनीति के अनुकूल है, यानी सीएजी क्या उस काम को नहीं कर पा रही है जो उसे करना चाहिए था, यह भी एक सवाल उठेगा। और इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में देखिए तो अलग अलग राज्यों को लेकर सीएजी ने रिपोर्ट जरूर दी। छत्तीसगढ़ को लेकर दी, राजस्थान को लेकर 19 जुलाई को एक रिपोर्ट फाइल की, 11 जुलाई को कर्नाटक को लेकर रिपोर्ट फाइल की, 28 मार्च को त्रिपुरा को लेकर। लेकिन केंद्र के मंत्रालय इसके अधीन नहीं है, जबकि हर कोई जानता है कि इस दौर में प्राइवेटाइजेशन और मोनेटाइजेशन की दिशा में सरकार ने अलग अलग मंत्रालयों तक को कहा है, आप अपने हिस्से को निकालिए, बताइए इसको मोनेटाइज किया जा सकता है, इसको प्राइवेट सेक्टर में दिया जा सकता है। और टारगेट 2025 तक का है जो 6 लाख करोड़ का है। तो इसका मतलब बहुत साफ है कि इसको लेकर जो ऑडिट होनी चाहिए, अगर वो नहीं आ पा रही है तो, और उस पद पर नियुक्ति सरकार की मर्जी से हुई है और वो शख्स सरकार की मर्जी पर टिका हुआ है, तो आप क्या करेंगे? इलेक्शन कमिश्नर का भी यहां पर जिक्र होना जरूरी है, क्योंकि चुनाव आयोग की भूमिका इलेक्शन के मद्देनजर कितनी बड़ी होती है, लेकिन उस पर फिर वही खामोशी। और कमोवेश कैबिनेट सेक्रेटरी अब जब सबसे लंबे टेन्योर तक रहने वाले हैं राजीव गौबा, इसलिए यह बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन अब यहां पर आइए, इस देश भर के भीतर जब आप घूमना शुरू करेंगे तो कुछ सवाल आपके जहन में होंगे। क्या देश भर के नौकरशाहों को भी ये हाँकते हैं? जो आईएएस है, हमें लगता है हाँकते हैं, और जो आईएएस है और उस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री के करीब है और वह बीजेपी का नहीं है तो कार्रवाई हो जाती है।
उत्तर प्रदेश में हालांकि मामला थोड़ा उलझा हुआ है, कहते हैं लखनऊ और दिल्ली की पटती नहीं है, तो लखनऊ में के करीब जो आईएएस होगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाती है बड़े नौकरशाहों को लेकर। यह खबर आप आजकल में भी सुन रहे होंगे। लेकिन बहरहाल छत्तीसगढ़ के भीतर देखिए 3 आईएएस जेल में है, रानू साहू, सौम्या चौरसिया, समीर विश्नोई, इनको अंदर डाल दिया गया। इसी तरीके से राज्य दर राज्य अगर आप परखते चले जाएंगे तो इस देश के भीतर में लगभग 350 नौकरशाह इन लिस्ट में आते हैं जहां पर जिनके खिलाफ कार्रवाई कभी भी हो सकती है, और तकरीबन 78 नौकरशाह इस दायरे में आते हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई, सर्च हुआ, तो कहीं वो दबाव में रहें और पूरा सिस्टम व केंद्र के अधीन खुद को मानकर चले, अन्यथा मुश्किल होगी। हमारी टीम ने पार्लियामेंट की जानकारी से जब चीज़ों को परखा तो कुछ सरकार ने राज्यसभा में जो पंकज चौधरी हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस, उनकी उस जानकारी को निकाला। उनका कहना था कि 2004 से यानी मनमोहन सिंह के काल में 2004 से 2014 तक जो ईडी काम करती थी उसने सिर्फ 112 रेड मारी थी। उस रेड के बाद उसने 5,346 करोड़ का अटैचमेंट किया था। उसमें से 112 में से 104 मामले प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट्स के साथ हो गए थे। इस स्थिति में उस दौर में कार्रवाई होती थी, लेकिन मोदी सरकार में 3,010 रेड मारे गए और इस दौर में जो प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट थी वो 888 थी। 23 में ही कन्विक्शन हुआ है और 869 करोड़ रुपए उनका अटैच किया गया। ये मैसेज क्या है? एक तरफ मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरी तरफ फेमा कानून के तहत भी देखिए तो मनमोहन सिंह के 10 बरस में कुल केसेस जो थे वो 8,556 थे, और इस दौर के अगर 9 साल में देखें तो ये केसेस कुल मिला के लगभग 23,000 हो जाते हैं। सवाल यह है कि आप कहेंगे करप्शन पर नकेल तो कसी जा रही है, तो इसको लेकर आपत्ति क्यों है? यहां पर 2 सवाल है। करप्शन, एक जो अपने लोग नहीं हैं, अपनी पार्टी से जुड़े लोग नहीं हैं, अपनी पार्टी से जुड़े लोगों के करीब नहीं है, उनको नहीं छूना है, पहला हिस्सा ये आता है। दूसरा हिस्सा, इस दौर के भीतर में जो सिस्टम क्रिएट कर दिया गया और वो सेंट्रलाइज करप्शन भी नहीं होके एक व्यापक तरीके से एक दायरे में समूचे देश के भीतर अगर करप्शन चलने लगा तो उसका असर राज्यों में भी पड़ा और केंद्र पर भी पड़ा। और इस करप्शन पर नकेल कसे कौन? क्योंकि कानून बना दिया गया। इस कानून का खुला खेल आप रेरा में भी देख सकते हैं, किस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से हर चीज आपको पेमेंट कर देनी है। यानी पहले जो दाएं बाएं से होता था वो डायरेक्ट है क्योंकि उसको कानून के तौर पर चीजें इंप्लीमेंट कर दी गई है। और इस दौर में अगर आप इस पिछले महीनों को परखना शुरू करें इस साल के भीतर में, तो उत्तराखंड के पूर्व एडिशनल सेक्रेटरी रामविलास यादव वह भी ईडी के दायरे में आए। उससे पहले याद कीजिए पूजा सिंघल जो हजारीबाग में नियुक्त थी मनरेगा में अनियमितता के लिए, उनको भी दायरे में ले लिया गया, झारखंड की हैं। और इस तरीके से झारखंड के माइनिंग सेक्रेटरी वह भी इस दायरे में आए, और पूर्व सीबीआई जज सुधीर परमार हरियाणा के, इनको भी दायरे में लिया गया। एक लंबी प्रक्रिया के भीतर 3 सवाल जो इस देश की राजनीति से सीधे जुड़े हुए हैं, वो सवाल यह है, क्या चेक एंड बैलेंस कॉन्स्टिट्यूशन जो क्रिएट करता है उसको मोदी सत्ता ने सत्ता के अनुकूल बनाने के लिए पहली बार एक्सटेंशन पॉलिसी के जरिए पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया। दूसरी बात, जब आपने इन चीजों को डिगा दिया तो सुप्रीम कोर्ट में देश की मान मर्यादा, प्रतिष्ठा और कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र कि दरअसल ये जनहित में है, तो जनहित में अब हो रहा है, पहले क्यों नहीं होता था? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि इतने लंबे समय तक कैसे चले। और तीसरी बड़ी बात यह है कि जो पूरी नौकरशाही की अगर पूरी की पूरी लकीर को खींचे तो हर मंत्रालय के भीतर आने वाले वक्त में कौन उस मंत्रालय के शीर्ष पर पहुंचेगा, और अगर वो अपने अनुकूल नहीं है तो नीचे से किसको प्रमोट करके ऊपर लाकर सामने रखा जा सकता है, जिससे मौजूदा वक्त में जब वो हटे, यानी 2024 में मोदी सत्ता अगर लौटती है तो उसके बाद की परिस्थिति में नई नियुक्तियां जो होगी वह भी 5 साल तक चलेगी। लेकिन नहीं लौटती है और वो पूरा कच्चा चिट्ठा इस दौर में जो 5-5 बरस तक का खेल कमोवेश हर मंत्रालय के जरिए हुआ है, अगर वो सामने आता है तो यकीनी तौर पर इस देश की तमाम राजनीतिक दल जो सवाल संसद के भीतर और सुप्रीम कोर्ट के भीतर तक खड़ा कर रहे हैं कि कैसे पूरे सिस्टम को सत्ता ने हड़प लिया है या हाँकना शुरू कर दिया है, जहां सब कुछ उसके अनुकूल हो जाए, तो वह काला चिट्ठा अगर खुल जाएगा तब क्या होगा? ये सारे सवाल नहीं है,
ये दरअसल इस देश की राजनीतिक हकीकत है जिसके पन्नों को खोलने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।